लाला, लाला देखे ना, मेरी शेम शेम से खून आ रहा है। जल्दी देखिए ना, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया। मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। वो पेट पे हाथ रखती बेड पे गिरी थी। कम उम्र बहारे शम्स डरते डरते अपने 20 साला शौहर वली सदीकी को बता रही थी। आज उनकी शादी की पहली रात थी। लाला नहीं हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ। आइंदा लाला नहीं कहना, वली ने उसे टोकते हुए सख्ती से कहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या हुआ। और तुम्हें कुछ पता नहीं ये क्या होता है? उसकी कमीज ऊपर कटता उसे चेक करने लगा तो खून के 2-3 कतरे उसके ट्राउजर में लगे हुए थे। वो चुलबुली सी लड़की ये देखकर दहाड़े मारकर रोने लगी। मैं चाचा जान को बता के आती हूँ, वो ये कहती कमरे से बाहर भागी थी। अरे रुको, क्या कर रही हो? वो अपनी मासूम सी बीवी को दरवाजे से पहले पकड़कर गोद में उठाता वापस अंदर लाया था। तुम्हें पीरियड्स हुए हैं और ये हर जवान लड़की को होते हैं। वो अपनी छोटी सी नटखट बीवी को गहरी नज़रों से देख रहा था। उसका निचला हिस्सा टिश्यू पेपर से साफ करता उसे पैड्स पहनाने लगा। बाहर शर्म से सुर्ख हो रही थी। ये वली सदीकी और बहार शम्स की अजीबोगरीब शादी की पहली रात थी। कमरे में खामोशी छा गई थी। वली ने उसे बिस्तर पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। बाहर अभी भी सिसकियां ले रही थी। उसका नन्हा सा दिल खौफ से धड़क रहा था। उसे लगा था कि उसे कोई मोहलिक बीमारी लगी है। मेरी बात गौर से सुनो बहार। वली ने उसके आंसू अपने अंगूठे से साफ किए। ये कोई बीमारी नहीं है। तुम अब बड़ी हो रही हो। अल्लाह ताला लड़कियों के संभल से गुजारते हैं ताकि वो सेहतमंद रहे। तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाहर ने अपनी बड़ी बड़ी गीली आंखों से वली की तरफ देखा। उसकी मासूमियत वली के दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। वो भी कल तक उसके कंधों पर बैठकर खेला करती थी और आज वो उसकी मनकूहा बनकर उसके सामने बैठी थी। सच्ची लाला, मैं मरूंगी तो नहीं? उसने हिचकी लेते हुए पूछा। वली ने माथे पर हाथ मारा। फिर लाला, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मेरा नाम वली है। वली कहा करो या फिर अगर शर्म आती है तो सुनिए कह लिया करो, मगर लाला हरगिज नहीं। बहार ने नफ़ी में सर हिलाया। पर मुझे तो आदत है, आप मेरे लाला ही तो हैं। चचा जान ने कहा था कि वली लाला के कमरे में जाओ। वली ने गहरा सांस लिया। वो जानता था कि यह सफ़र आसान नहीं होगा। ख़ानदान के बड़ों ने फैसला तो कर लिया था, मगर इस निभाने की जिम्मेदारी वली के कंधों पर थी। शम्स चाचा और वली के वालिद सदीकी साहब ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए बाहर के पैदा होते उसका रिश्ता वली से तय कर दिया था। आज बाहर की रुखसती हो गई थी, हालांकि वो अभी ज़हनी तौर पर गुड़ियों से खेलने वाली बच्ची थी। अच्छा ठीक है, जो मर्जी कहो, मगर ये बात याद रखना कि जो कुछ इस कमरे में होता है या जो बातें मैं तुम्हें बताता हूँ ना, वो बाहर किसी को बतानी नहीं होती। ना चची जान को, ना ही किसी और को। ना मियाँ बीवी के बीच के राज होते हैं। वली ने उसे समझाया। बहार ने हैरत से पूछा, राज? कैसा राज? क्या ये खूनाना भी राज है? वली मुस्कुरा दिया। उसकी नदानी पर उसे प्यार आ रहा था। हाँ, ये भी राज है। अब तुम्हें दर्द हो रहा है ना? लेट जाओ, मैं तुम्हें गर्म पानी की बोतल ला कर देता हूँ, उससे आराम आएगा। वली उठा और कमरे में मौजूद हीटर के पास जाकर हॉट वाटर बैग तैयार करने लगा। बाहर उसे जाते हुए देखती रही। वो अभी तक सदमे में थी, मगर वली के नरम रवैये ने उसे कुछ हौसला दिया था। वो आहिस्ता से कंबल में घुस गई। कुछ देर बाद वली वापस आया और उसके पेट पर गर्म पानी की बोतल रख दी। इसे यहाँ रखो, दर्द कम हो जाएगा। बहार ने सुकून का सांस लिया। शुक्रिया वली। वली लाला। उसकी जुबान फिर फिसल गई। वली ने उसे घूर कर देखा तो वो फौरन बोली, सॉरी सॉरी वली, बस बस वली। वली ने लाइट ऑफ कर दी और सिर्फ साइड टेबल का लैंप जलने दिया। वो सोफे की तरफ बढ़ने लगा ताकि वह सो सके, क्योंकि वो बाहर को फिलहाल स्पेस देना चाहता था। मगर बाहर की आवाज़ ने उसे रोक लिया। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अकेले डर लगता है। वो कंबल से मुंह बाहर निकाल कर बोली। वली रुक गया। मैं यही सोफे पर हूँ बहार, यहीं सो रहा हूँ। नहीं ना, आप मेरे पास लेट जाएं। चची जान कहती कि जिन कमरों में नई नवेली दुल्हन हो वहाँ जिन्नात आते हैं। वो खौफजदा होकर चारों तरफ देखने लगी। वली अपनी हंसी जब्त करते हुए वापिस मुड़ा।
कोई जीवन नहीं होते, सब कहानियाँ हैं, प्लीज़ ना जाएं। उसने मिन्नत की। वली के पास कोई चारा नहीं था। वो बिस्तर के दूसरे किनारे पर आकर लेट गया। दोनों के दरमियान काफ़ी फासला था। वली ने छत की तरफ देखते हुए सोचा। वो अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच रहा था। बहार अभी बहुत छोटी थी। उसे एक बीवी से ज़्यादा एक सरपरस्त और एक दोस्त की ज़रूरत थी। उसे बाहर की तरबियत करनी थी। उसे दुनिया के तौर तरीके सिखाने थे और सबसे बढ़कर उसे अपने इस रिश्ते की अहमियत समझानी थी। वली, बाहर की धीमी सी आवाज़ आई। क्या आप रोज़ाना मुझे खून आएगा? उसकी आवाज़ में फिर से खौफ डर आया था। वली ने करवट बदल कर उसकी तरफ देखा। मध्यम रोशनी में वो किसी परी की तरह मासूम लग रही थी। नहीं, रोज़ाना नहीं, ये महीने में कुछ ख़ास दिनों के लिए होता है। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। अब सो जाओ, तुम्हारा आराम करना ज़रूरी है। बाहर को वली की मौजूदगी से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। उसने आंखें बंद कर ली। दिन भर की थकन और फिर रात के हंगामे ने उसे निढाल कर दिया था। कुछ ही देर में उसकी बाकायदा सांसों की आवाज़ आने लगी। वली उसे सोता हुआ देखता रहा। उसने सोच लिया था कि वो बाहर के 18 साल के होने तक उसके करीब नहीं जाएगा, जैसा कि एक शौहर अपनी बीवी के करीब जाता है। वो इस फूल को खिलने का पूरा वक्त देखा। उसकी मासूमियत को कुचलना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि बाहर पहले इस रिश्ते को समझे, उसे दिल से कबूल करे और ज़हनी तौर पर पुख्ता हो जाए। तब तक वो उसका मुहाफ़िज़ बनकर रहेगा, उसका बेहतरीन दोस्त और उसका सहारा। वली ने आगे बढ़कर उसके ऊपर से सिरक जाने वाले कंबल उसे अच्छी तरह उड़ाया और खुद भी आंखें मूंद ली। एक नए सफ़र का आगाज़ था, एक ऐसा सफ़र जिसमें कांटे भी थे और फूल भी। मगर वली को यकीन था कि वो अपनी मोहब्बत और सब्र से इस सफ़र को खूबसूरत बना लेगा। सुबह की रोशन किरणें खिड़की से छन कर कमरे में दाखिल हो रही थी। बाहर ने आहिस्ता से आंखें खोली। उसे कुछ पल लगे ये समझने में कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि वली के कमरे में है। रात का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह शर्म से दोहरी होकर कंबल में मुंह छुपाने लगी थी कि वली की भारी और संजीदा आवाज़ उसके कानों से टकराई। जागी बेगम साहिबा, यहाँ अभी और छुपने का इरादा है? वली हाथ में चाय का कप थामे उसके सराहने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उस सफ़ेद कलफ लगे सूट में मलबूस हमेशा की तरह बावकार लग रहा था। बाहर ने डरते डरते कंबल नीचे किया। जी वो मैं, अस्सलाम वालेकुम। वो हकलाई। वालेकुम सलाम, कैसी तबीयत है अब? पेट का दर्द ठीक है? वली ने फिक्रमंदी से पूछा और कप साइड टेबल पर रखकर उसके माथे पर हाथ रखा। बेहतर है, बाहर ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। वली, मैं अपने कमरे में जाऊं? अम्मी ढूंढ रही होंगी। वली ने गहरा सांस लिया और बेड के किनारे बैठ गया। बाहर मेरी तरफ देखो, उसने हुक्म सादिर किया तो बाहर ने मासूमियत से नज़र उठाकर उसे देखा। अब यही तुम्हारा कमरा है और यही तुम्हारा घर है। तुम जानते हो ना हमारी शादी क्यों हुई है? बाहर ने नफ़ी में सर हिलाया। बाबा ने कहा था कि वली बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, बस इसलिए। मगर मैं तो बाबा के घर में भी खुश थी। वली की आंखों में अजीब सी नमी तैर गई। मैं जानता था बाहर को समझाना मुश्किल है मगर ज़रूरी भी। सिर्फ इसलिए नहीं, बात दरअसल ये है कि हमारे ख़ानदान का ताल्लुक ऐसा है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। तुम जानती हो मेरे बाबा सदीक साहब और तुम्हारे बाबा शम्स साहब सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स नहीं है, वो एक जान दो कालिब है। उनकी दोस्ती की मिसालें पूरा शहर देता है। वली ने उसे याद दिलाते हुए कहा, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी और पार्क में झूले से गिर गई थी? हाँ याद है, मेरे घुटने पर चोट लगी थी। बाहर ने फौरन जवाब दिया। और तुम्हें अस्पताल कौन लेकर भागा था? तुम्हारे बाबा नहीं बल्कि मेरे बाबा। और जब मुझे टाइफाइड हुआ था तो तुम्हारे बाबा ने कई रातें मेरे सरहाने जाकर गुजारी थी। ये मोहब्बत है हमारे बड़ों के दरमियान और वो चाहते थे कि ये मोहब्बत अगली नस्ल में भी मुंतकिल हो जाए। वली ने बाहर का नन्हा सा हाथ अपने हाथ में लिया। जिस दिन तुम पैदा हुई थी ना, बाहर उस दिन अस्पताल में सबसे ज़्यादा मिठाई मेरे बाबा ने बांटी थी। मैं इस वक्त सिर्फ 8 साल का था जब बाबा ने मुझे तुम्हें गोद में पकड़ाया था और कहा था कि वली बेटा,
یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ننھی پری آج سے تمہاری ہے۔ بہار حیرت سے یہ سب سن رہی تھی، اسے یہ سب کسی کہانی جیسا لگ رہا تھا۔ تو کیا میری شادی تبھی ہو گئی تھی؟ اس نے بھولے پن سے پوچھا۔ ولی ہنس پڑا۔ شادی تو نہیں مگر زبان ہو گئی تھی۔ ہمارے خاندانوں میں زبان کی پاسداری جان سے بڑھ کر کی جاتی ہے۔ چچا شمس اور میرے بابا نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ صدیقی اور شمس خاندان کا یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تم ہماری اکلوتی شہزادی ہو بہار، اور میں ان کا اکلوتا بیٹا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم کسی اور گھر جاؤ جہاں تمہاری قدر نہ ہو۔ لیکن ولی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی، مجھے تو ابھی پڑھنا تھا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا تھا۔ بہار کی آواز میں شکوہ تھا۔ تمہیں کس نے روکا ہے؟ ولی نے سنجیدگی سے کہا۔ تم پڑھو گی بھی اور کھیلو گی بھی، بس فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے تم اپنے بابا کے گھر رہتی تھی، اب تم اپنے شوہر کے گھر رہو گی۔ یہ گھر بھی تو اسی چار دیواری کے اندر ہے۔ نیچے چچی جان اور امی ساتھ ہی تو بیٹھی ناشتہ بنا رہی ہیں۔ ہمارے گھر ایک ہی تو ہے، ہم جوائنٹ فیملی ہیں بہار۔ تم جب چاہو نیچے جا کر اپنے امی ابو سے مل سکتی ہو۔ بہار کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ سچی؟ مجھے لگا تھا میں کبھی ان سے نہیں مل سکوں گی، جیسے ڈراموں میں ہوتا ہے۔ ڈرامے دیکھنا بند کر دو۔ ولی نے اس کی ناک کھینچی۔ یہ حقیقت ہے، ہمارے بڑے چاہتے تھے کہ تم اپنی نظروں کے سامنے جوان ہو اور میری نگرانی میں رہو۔ زمانے کے حالات تم جانتی ہو کیسے ہیں۔ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری مجھ سے بہتر کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا، اسی لیے انہوں نے اتنی جلدی ہمارا نکاح اور رخصتی کر دی تاکہ تم پر کوئی میلی نظر نہ ڈال سکے۔ ولی نے بات جاری رکھی۔ تمہارے اور میرے بابا نے اپنی جوانی میں بہت سخت وقت دیکھا ہے۔ انہوں نے محنت مزدوری سے یہ امپائر کھڑا کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں ان کی اولادیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس محنت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ تو میری طاقت و بہار، میرے بابا کہتے ہیں کہ ولی کی قسمت تب کھلے گی جب بہار اس کے گھر آئے گی، اور دیکھو تم آ گئی۔ بہار کو ولی کی باتیں سن کر اپنا آپ خاص لگنے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ دو خاندانوں کی عزت اور امید ہے۔ تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں بس خوش رہنا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہے۔ گھر کے کاموں میں امی اور چچی کا ہاتھ بٹانا ہے جب تمہارا دل کرے، ورنہ کوئی زبردستی نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہم دونوں دوست بن کر رہیں گے، بالکل ویسے جیسے ہمارے بابا ہے۔ ولی نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ بہار نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پکا وعدہ؟ آپ مجھ پر غصہ تو نہیں کریں گے نا، جیسے کل کیا تھا؟ کل تو تم نے حرکت ہی ایسی کی تھی، لالا کہہ دیا تھا مجھے۔ ولی نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ وعدہ رہا میں غصہ نہیں کروں گا، بشرط یہ کہ تم مجھے شوہر کا درجہ دو۔ اچھا ٹھیک ہے ولی، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ولی بیٹا، ناشتہ تیار ہے۔ بہار بیٹی اٹھ گئی کیا؟ باہر سے ولی کی والدہ کی آواز آئی۔ جی امی، ہم آ رہے ہیں۔ ولی نے بلند آواز میں جواب دیا۔ اس نے بہار کی طرف دیکھا۔ جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے کپڑے نکال دیتا ہوں۔ آج منہ دکھائی کی رسم ہے، سب رشتہ دار آئیں گے، تمہیں پیارا لگنا ہے۔ بہار بستر سے اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھی، مگر دروازے پر رکی۔ ولی؟ جی؟ تھینک یو۔ کس لیے؟ مجھے اتنی اچھی باتیں بتانے کے لیے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگ رہا۔ میں مسکرا کر اندر بھاگ گئی۔ ولی اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور ایک اچھے ذہن کو پختہ کرنا اور ایک نازک سے رشتے کو مضبوط بنانا۔ مگر آج بہار کی باتوں سے اسے لگا کہ وہ اس قابل ہے کہ ولی کی ہم سفر بن سکے۔ ان کا ماضی ایک دوسرے سے جڑا تھا، اور اب مستقبل بھی ایک تھا۔ شمس اور صدیقی خاندان کا یہ پودا اب اتنا تناور درخت بننے کے لیے تیار تھا جس کی جڑیں محبت اور اعتماد میں پیوست تھی۔ ولی نے شکر کا کلمہ پڑھا اور الماری سے بہار کا سوٹ نکالنے لگا۔ زندگی خوبصورت تھی، اور بہار کے آنے سے مزید حسین ہو گئی تھی۔ اگلی صبح ولی کے گھر کا منظر عام دنوں سے ذرا مختلف تھا۔ ناشتے کی میز پر رونق لگی ہوئی تھی۔ ولی کے والد صدیقی صاحب اور بہار کے والد شمس صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ خواتین کچن میں مصروف تھی۔ بہار ابھی ابھی سیڑھیوں سے اتر کر آئی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا فراک پہن رکھا تھا،
और बालों की 2 पोनियाँ बंधाई हुई थी। वो कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही थी, बल्कि इसी घर की एक लाडली बच्ची लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम, बाहर ने चहक कर सबको सवाल किया। वालेकुम सलाम मेरी गुड़िया। सिद्दीकी साहब ने अखबार साइड पर रखते हुए मोहब्बत से उसे देखा। आओ बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। बाहर भाग कर अपने ससुर के पास कुर्सी पर बैठ गई। वली जो सामने बैठा ब्रेड पर मक्खन लगा रहा था, उसे देखकर मुस्कुरा दिया। रात वाली घबराहट अब उसके चेहरे से गायब थी और वही पुरानी शोखी लौट आई थी। बाहर बेटा, नाश्ते में क्या लोगी? पराठा या सैंडविच? वली की वालिदा बेगम सलमा ने शफकत से पूछा। अम्मा, मुझे चॉकलेट स्प्रेड वाला टोस्ट चाहिए, बहार ने फरमाइश की। सब लोग उसकी मासूमियत पर हंस दिए। वली का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि रात उसने जज्बात में आकर उसे बेगम और जिम्मेदारी का कितना भारी बोझ देने की कोशिश की थी, और वो तो अभी टॉफ़ियों और चॉकलेट की दुनिया में रहती थी। नाश्ते के बाद जब मर्द हजरात का काम पर जाने लगे तो वली रुक गया। उसे अपनी वालिदा और चची को ड्राइंग रूम में बुलाया। अम्मी, चची जान, मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। वली का लहजा संजीदा था। दोनों खवातीन परेशान होगी। खैरियत तो है वली बेटा? बाहर ने कुछ किया तो नहीं? बाहर की अम्मी ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं चची जान, बाहर ने कुछ नहीं किया। वली ने गहरा सांस लिया। बात दरअसल ये है कि मैंने रात महसूस किया बाहर अभी इस शादी के मफहूम को समझने से कासिर है। वो डरी हुई है, उसे अभी बीवी बनने की नहीं बल्कि अपने बचपन की ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। वली ने अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, मैंने फैसला किया कि बाहर मेरे कमरे में नहीं रहेगी। क्या? दोनों खवातीन एक साथ बोली। ये तुम क्या कह रहे हो वली? रुखसती हो चुकी है बेटा, लोग क्या कहेंगे? बेगम सलमा घबरा गई। लोगों की परवाह हम क्यों करें अम्मी? वली ने मजबूत लहजे में कहा। ये मेरी और बाहर की जिंदगी है। अगर मैंने उसे ज़बरदस्ती इस कमरे में और जिम्मेदारियों में कैद किया तो उसकी शख्सियत मसक हो जाएगी। वो भी 12 साल की है। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ होने वाला कमरा जो फ़िलहाल गेस्ट रूम है ना, उसे बाहर का कमरा बना दिया जाए। बाहर की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर वली का माथा चूम लिया। तुम हीरे हो वली। मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपनी बेटी तुम्हें दी। हम तो पुराने ज़माने के लोग थे, बस रस्में निभाना जानते थे, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम उसके हकीकी मुहाफिज हो। वली मुस्कुराया। तो फैसला हो गया, बाहर मेरे बराबर वाले कमरे में रहेगी। वो पढ़ेगी, खेलेगी और मैं अपनी ज़िंदगी जिएगी। मैं उस पर शोहर होने का हक तब तक नहीं जताऊंगा जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती और ज़हनी तौर पर इस रिश्ते को कबूल नहीं कर लेती। मैं उसके बुलोगत का, उसके बड़े होने का इंतज़ार करूंगा। दोपहर में वली बहार को लेकर ऊपर आया। वली, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा कार्टून देखने का टाइम है, बहार ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। एक सरप्राइज है। वली ने उसके बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खोला। बहार की आंखें हैरत और खुशी से फैल गई। कमरे को मुकम्मल तब्दील कर दिया गया था। दीवारों पर हल्का गुलाबी रंग, एक कोने में स्टडी टेबल जिस पर रंग बिरंगी किताबें सजी थी, और बेड पर उसके पसंदीदा टेडी बियर्स रखे थे। ये किसी शहजादी का कमरा लग रहा था। वाओ, ये किसका कमरा है वली? वो खुशी से उछल पड़ी। ये तुम्हारा कमरा है बहार। वली ने उसे कमरे के बीच में खड़ा किया। मेरा? पर मैं तो आपके कमरे में। वो कहते कहते रुकी। वली उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया ताकि उसका कद बहार के बराबर हो सके। बाहर, मुझे लगता है मेरा कमरा बहुत बोरिंग है। वहाँ ना खिलौने हैं ना कार्टून की किताबें, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी दोस्त को अपना अलग कमरा मिलना चाहिए जहाँ वो अपनी मर्जी से रह सके। बाहर की खुशनी दीदनी थी। वो भागकर बेड पर चढ़ गई और एक बड़े से टेडी बेयर को गले लगा लिया। आप दुनिया के सबसे अच्छे लाला, ओ सॉरी, अच्छे वली हैं। उसने दांत निकाले। वली संजीदा हो गया। और एक बात और बहार, आज के बाद मैं तुम्हें बेगम नहीं कहूँगा। ये लफ्ज़ तुम्हें बहुत बड़ा बना देता है और तुम अभी मेरी छोटी सी बहार हो। बहार ने सुकून का सांस लिया। सच्ची? मुझे वो लफ्ज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई बुढ़ी अम्मा हूँ। वली हंस पड़ा। हाँ बिल्कुल। और सुनो, हमारी शादी हो गई है। सबको पता है कि तुम मेरी और मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन हम मियाँ बीवी की तरह तब रहेंगे जब तुम बड़ी हो जाओगी। मैं तुम्हारे निकाह के असली मायनों का तब तक इंतज़ार करूँगा जब तुम खुद आकर
مجھے نہیں کہو گی کہ ولی اب میں بڑی ہو گئی ہوں، تب تک ہم صرف بیسٹ فرینڈس ہیں، ٹھیک ہے؟ ولی کا لہجہ اتنا نرم اور یقین دلانے والا تھا کہ باہر کے دل سے رہا سہا ڈر بھی نکل گیا۔ اسے لگا جیسے اسے کیسے رہائی مل گئی ہو۔ فرینڈس، باہر نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ولی نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فرینڈس، لیکن یاد رہے، فرینڈس بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں، اس لیے رات کو ٹائم پر سونا اور پڑھائی دل لگا کر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ باہر نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ ولی کھڑا ہو گیا۔ اچھا اب تم اپنے کمرے میں سیٹ ہو جاؤ، شام کو میں تمہیں باہر لے کر جاؤں گا آئس کریم کھلانے۔ یہ باہر نے تالی بجائی۔ ولی دروازے کی طرف بڑھا مگر پھر رک کر پیچھے مڑا۔ باہر اب اپنے ٹیڈی بیئر سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ولی کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اس نے ایک مشکل فیصلہ کیا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو شاید معاشرے کی نظر میں عجیب ہو کہ میاں بیوی ایک گھر میں ہو کر بھی الگ کمروں میں رہے، مگر اسے معلوم تھا کہ بہار کی معصومیت بچانے کے لیے قربانی ضروری تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پھول جیسی بیوی وقت سے پہلے مرجھا جائے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ دونوں کمروں کے بیچ ایک دروازہ تھا جو اس نے کھلا رکھا تھا تاکہ باہر کو اکیلے ڈر نہ لگے۔ اس نے سوچا کہ آنے والے 6 سال بہت طویل ہوں گے، بہت سے امتحانات آئیں گے، مگر وہ ولی صدیقی تھا۔ وہ اپنی بہار کی حفاظت کے لیے ہر امتحان سے گزرنے کو تیار تھا۔ شام ہوئی تو گھر کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ باہر اپنی نئی آزادی سے بہت خوش تھی۔ وہ کبھی کچن میں اپنی امی کے پاس جاتی تو کبھی بھاگ کر ولی کے پاس آ جاتے۔ گھر والوں نے بھی اسے بہار بیٹی کہنا شروع کر دیا تھا، نہ کہ بہو بیگم۔ مغرب کے بعد جب ولی تیار ہو کے نیچے آیا تو دیکھا کہ برابر والے گھر سے شور آ رہا تھا۔ ان کے پڑوسیوں کے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ ولی چچی جان کہہ رہی ہے کہ ساتھ والے گھر میں شازیہ باجی کے ہاں بیٹا ہوا ہے، وہ اسپتال سے گھر آئی، ہمیں مبارکباد دینے جانا ہے، بہار نے جوش سے بتایا۔ ولی نے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی۔ اچھا تو تم جانا چاہتی ہو؟ ہاں نا، مجھے چھوٹے بیبیز بہت اچھے لگتے ہیں، پلیز چلے نا۔ اس نے ولی کا بازو پکڑ کر بھیلایا۔ ولی کو کیا پتا تھا کہ یہ معمولی سی خواہش اس کے لیے کیسی عجیب و غریب صورتحال پیدا کرنے والی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، امی اور چچی بھی جا رہی ہیں، تم بھی ساتھ چلنا، ولی نے اجازت دی تھی۔ باہر خوشی سے اچھلتی ہوئی اپنی چادر لینے بھاگی۔ ولی اسے جاتا دیکھ کر مسکراتا رہا، بے خبر اس طوفان سے جو بہار کی نادانی کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں اس کی عزت کا امتحان لینے والا تھا۔ ولی اور گھر کی خواتین پڑوسیوں کے گھر پہنچے تو وہاں مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ شازیہ باجی بستر پر لیٹی تھی اور ان کے پہلو میں ننھا سا بچہ سو رہا تھا جو روئی کے گال کی طرح سفید اور نرم و نازک تھا۔ باہر تو بچے کو دیکھتی دیوانی ہوگی، وہ جھک جھک کر اسے دیکھنے لگی۔ چچی جان دیکھے نا کتنا پیارا ہے، بالکل میری گڑیا جیسا ہے۔ بہار نے خوشی سے اپنی امی کا ہاتھ دبایا۔ کچھ دیر بعد بچہ رونے لگا تو شازی نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کمرے میں صرف خواتین تھی، اس لیے شازی نے دوپٹہ اوڑھے اوڑھے ہی بچے کو فیڈ کروانا شروع کر دیا۔ باہر جو وہیں قریب بیٹھی تھی اس عمل کو بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے دیکھا کہ بچہ کیسے سکون سے اپنی ماں کے وجود کے ساتھ جڑا غذا لے رہا تھا۔ امی یہ شازیہ باجی کیا کر رہی ہیں؟ بہار نے بلند آواز میں پوچھ لیا۔ کمرے میں موجود خواتین ہنس پڑی، جبکہ بہار کی امی نے شرمندہ ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ کر جاؤ لڑکی، فیڈر گندا تھا تو وہ اپنا دودھ پلا رہی ہیں بس، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ باہر خاموش تو ہوگی مگر اس کے ننھے سے دماغ میں ایک بات گھر کر گئی تھی۔ گھر واپس آتی بہار سیدھی ولی کے کمرے میں بھاگی۔ ولی ابھی کپڑے تبدیل کر کے فریش ہوا ہی تھا کہ بہار آندھی طوفان کی طرح اندر آئے۔ ولی ولی، وہ سانس پھولے ہوئے بولی۔ کیا ہوا بہار، کوئی جن دیکھ لیا کیا؟ ولی نے اسے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ بہار نے پانی پی کر گلاس رکھا اور بڑی سنجیدگی سے ولی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ولی مجھے ایک بیبی لا کر دے، ابھی اور اسی وقت۔ ولی کی ہنسی چھوڑ گئی۔ بیبی؟ وہ بازار میں ملنے والا کھلونا نہیں ہے بہار، اور تمہارے پاس اتنی گڑیاں تو ہیں۔ نہیں گڑیاں نہیں، اصلی والا یہ بیبی چاہیے، بالکل شازیہ باجی کے بیٹے جیسا۔ بہار نے ضد کی۔
अच्छा, और तुम इस बेबी का क्या करोगी? हाँ, तुम्हें तो अपना ख्याल रखना नहीं आता। वली ने उसे छेड़ा। बहार ने जो जवाब दिया, उसने वली के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। मैं उसे दूध पिलाऊंगी, यहाँ से। बहार ने अपने सीने के दाहिनी जानिब इशारा करते हुए मासूमी से कहा, जैसे शादिया बाजी पिला रही थी अपने बच्चे को सीने से लगाकर। वो बहुत प्यारा लग रहा था वली, मुझे भी वैसा ही करना है। मुझे बेबी ला कर दे। वली का चेहरा सुर्ख हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी हंसी रोके या बहार की नादानी पर सर पीटे। ये लड़की वाकई किसी और दुनिया की मखलूक थी। वली ने शरारत और संजीदगी के मिले जुले तासुर के साथ उसे देखा। उसे चुप करवाना चाहता था ताकि वो ये बातें बाहर जाकर ना कर दे। अच्छा, तुम्हें बेबी को दूध पिलाना है? वली इसके करीब आया, लेकिन इस दूध पर तो पहला हक शोहर का होता है, बेगम साहिबा। बाहर हैरान रह गई। हैं? हाँ, वली ने शरारत से कहा। पहले मुझे तो उधर अपना हक जताने दो, फिर बेबी को भी पिला देना। ये कहते हुए वली ने मजाक में अपना हाथ बाहर के सीने की तरफ बढ़ाया और हल्का सा रखा ही था कि बाहर को जैसे करंट लगा। वो बुरी तरह घबरा गई। उसे अचानक एक अजीब सी झिझक और शर्म महसूस हुई। वो झटके से पीछे हटी। ये आप क्या कर रही हैं? उसकी आंखों में खौफ आ गया। आप गंदे, में जच्ची जान को बताती हूँ कि आप मेरे यहाँ हाथ लगा रहे हैं। उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया और रोने वाली होगी। मैं भी जाकर अम्मी और चची जान को बताती हूँ। वह दरवाजे की तरफ भागी। वली के होश उड़ गए। अगर उसने ये बात नीचे जाकर कहती तो घर में क़यामत आ जाएगी और बड़ों के सामने वली की क्या इज्जत रह जाएगी, वो सोच भी नहीं सकता था। बाहर रुको। वली उसके पीछे भागा। बाहर दरवाज़ा खोल कर निकलने वाली थी कि वली ने उसे पकड़ लिया और वापस कमरे में खींच लाया। उसने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया। छोड़े मुझे, आप बहुत गंदे हैं वली, आपने मुझे टच किया। वो रो रही थी। वली ने उसे कंधों से थाम कर अपने सामने बिठाया। उसका सांस फूल रहा था। मेरी बात सुनो बहार। खामोश, बिल्कुल खामोश, वली ने सख्ती से कहा। बहार सहम कर चुप हो गई। तुम पागल हो गई हो, वो बात मैंने मजाक में कही थी, वली ने उसे समझाया। और खबरदार जो ये बात तुमने चची जान या अम्मी को बताई। क्यों ना बताऊं, आपने गंदी हरकत की है। वो अभी भी खफा थी। वली ने नरमी से उसका चेहरा ऊपर किया। देखो बाहर, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मैं तुम्हें छू सकता हूँ, ये कोई गंदी बात नहीं होती। लेकिन ये मियाँ बीवी के बीच की बात होती है। अगर तुमने हमारी प्राइवेट बातें किसी को बताई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। और हाँ, वो बेबी भी कभी नहीं ला कर दूंगा। बहार ने आंसू पूछे। आप मुझे बेबी ला कर देंगे ना? हाँ, दूंगा, वली ने वादा किया। लेकिन अभी नहीं, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब। अभी तुम खुद बच्ची हो। और याद रखो, मेरे और तुम्हारे दरमियान जो भी बात है ना, जो भी मजाक हो, वो इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये वादा करो मुझसे। बहार ने कुछ सोचा, फिर सर हिला दिया। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, पर आप आइंदा ऐसा मजाक नहीं करेंगे, मुझे शर्म आती है। वली मुस्कुरा दिया। ठीक है बाबा, नहीं करता। अब जाओ मुंह धो लो, तुम्हें स्कूल का होमवर्क भी तो करना है ना। बाहर के जाने के बाद वली ने माथे से पसीना पूंछा। लड़की किसी दिन उसे हार्ट अटैक करवाएगी। मगर इस वाक़ये ने वली को ये बावर करवा दिया था कि बाहर अभी इन मामलों से बिल्कुल अनजान है और उसे बहुत एहतियात से चलना होगा। अगले चंद दिन सुकून से गुजरे। वली ने बाहर की पढ़ाई पर पूरी तवज्जो मरकूज कर दी। सुबह से स्कूल छोड़ने जाना और दोपहर को वापस लाना वली की रूटीन बन गई थी। बाहर भी अब वली से काफ़ी मायूस हो गई थी। वो अपने स्कूल की हर छोटी बड़ी बात वली को बताती। एक शाम बाहर अपने कमरे में बैठी होमवर्क कर रही थी कि वली अंदर आया। बाहर सर झुकाए रियाजी के सवाल हल करने में मगन थी। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म अभी तक नहीं बदली थी और पोनी टेल में वो नहायत प्यारी लग रही थी। क्या हो रहा है? वली ने कुर्सी खींच कर उसके पास बैठते हुए पूछा। वली, ये सवाल हल नहीं हो रहा। बाहर ने कापी उसके आगे कर दी। वली ने मुस्कुराते हुए पेंसिल थामी। लाओ मैं समझाता हूँ। देखो, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ज़रब देते हैं, तो दोनों सर जोड़े पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए। वली को एहसास हुआ कि बाहर बहुत ज़हीन है, बस ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत है। वो चाहता था बाहर आला तालीम हासिल करे, उसे सिर्फ एक रवायती घरेलू बीवी नहीं बनाना चाहता था।
बल्कि एक बाएतमाद खातून बनाना चाहता था। वली, बाहर ने अचानक पेंसिल रोक कर उसे देखा। जी, मेरी क्लास फेलो है सबा। वो कहती है कि शादी के बाद लड़कियां स्कूल नहीं जाती, उन्हें घर संभालना होता है। क्या आप भी मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे? उसकी आंखों में खदशा था। वली ने उसके सर पर हाथ रखा। कभी नहीं, सबा गलत कहती है। तुम पढ़ोगी बाहर और इतना पढ़ोगी जितना तुम चाहोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें घर के कामों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना और खुश रहना है। बाहर का चेहरा खिल उठा। थैंक यू वली। उसने जोश में आकर वली के गाल पर बोसा दे दिया। वली एक पल को साकित रह गया। ये बाहर की तरफ से मोहब्बत का पहला बेसाख्ता इजहार था। हालांकि ये बच्चे का अपने सरपरस्त के लिए प्यार था, मगर वली के दिल में उसने एक नई उम्मीद जगा दी थी। चलो अब जल्दी से ख़त्म करो, फिर हम बाहर चलेंगे। वली ने खुद को संभालते हुए कहा। वक्त पर लगा कर उड़ने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। वली और बाहर का रिश्ता एक मुनफरिद डुग्गर पर चल निकला था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें शौहर की चाहत भी थी और बाप जैसी शफकत भी। वली ने अपनी ख्वाहिशात को बाहर के मुस्तकबिल के लिए पुष्ट डाल दिया था। वो इंतज़ार कर रहा था उस वक्त का जब उसकी नन्ही कली एक मुकम्मल फूल बनकर महकेगी। वक्त को जैसे पलक गए थे। 4 साल का अरसा पलक झपकने में गुजर गया था। ये 4 साल वली और बाहर की ज़िंदगी में बहुत अहम थे। वली ने अपने वादे के मुताबिक बाहर की तरबियत और पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दी थी। वो नन्ही सी 12 साल बच्ची अब 16 साल की अल्हड़ मुटियार बन चुकी थी, मगर उसकी शौकियाँ और शरारतें अब भी वैसी थी। आज घर में जश्न का समा था। बाहर ने मैट्रिक के इम्तिहानात में ना सिर्फ नुमाया कामयाबी हासिल की थी, बल्कि पूरे बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की थी। वली वली बाहर हाथ में रिजल्ट कार्ड लहराते हुए लाउंज में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर खुशी की सुर्खी थी। वली जो लैपटॉप पे ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, उसकी आवाज़ सुनकर चौंका। उसे सर उठाकर देखा तो पल भर की नजरें हटाना भूल गया। सफ़ेद शलवार कमीज पर पीले रंग का दुपट्टा ओढ़े वो किसी ताज़ा खिले गुलाब की तरह लग रही थी। उसका कद निकल आया था और खुदुखाल भी नुमाया तब्दीली आ गई थी। देखे वाली, मैंने टॉप किया है। वो खुशी से उसके पास आई और बेसाख्ता उसका बाजू थाम लिया। वली ने खुद को संभाला। अब उसे इस तरह बेतकल्लुफ़ी से छूता नहीं था जैसे बचपन में। उसने आहिस्तगी से अपना बाजू छुड़ाया और रिजल्ट कार्ड थाम लिया। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, वली ने तारीफ़ी लहजे में कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बहार। तुमने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। बहार ने नोट किया कि वली अब पहले की तरह खिलकर नहीं हंसता और ना उससे ज़्यादा फ्री होता है। उसके रवैये में एक संजीदगी और वक़ार आ गया था। बस अच्छी खबर है। मेरा इनाम कहाँ है? आपने कहा था अगर मैं टॉप करूँगी तो जो मांगूंगी मिलेगा। बहार ने हक जताते हुए कहा। वली मुस्कुरा दिया। हाँ याद है मुझे, बताओ क्या चाहिए? नया लैपटॉप या आईफोन? नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। बहार ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, और वो भी गर्ल्स कॉलेज में। और वो भी गर्ल्स कॉलेज में नहीं, बल्कि शहर के सबसे बड़े कॉलेज में जहाँ को एजुकेशन है। मेरी सारी फ्रेंड्स वहीं जा रही हैं। वली के माथे पर बल पड़ गए। वो जानता था बाहर बड़ी हो रही है और ज़माने की नज़रें ख़राब है। उसे बाहर को लेकर अजीब सी मलकियत और हिफाजत का एहसास होता था। बाहर, तुम जानती हो मैं को एजुकेशन के हक़ में नहीं हूँ। वहाँ माहौल मुख्तलिफ होता है, वली ने सख्ती से कहा। प्लीज़ वली, मैं वादा करती हूँ कि सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी। आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। उसने मजलूम सूरत बनाई। वह जानती थी कि वली उसकी उदासी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वली ने गहरा सांस लिया। उसकी आंखों में मौजूद उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, मगर मेरी कुछ शराइत होंगी। क्या शराइत? वो फौरन बोली। तुम कॉलेज वैन पर नहीं जाओगी। मैं खुद तुम्हें ड्रॉप करूँगा और खुद पिक करूँगा। एक दूसरी बात, तुम वहाँ किसी लड़के से फजूल बातचीत नहीं करोगी। सिर्फ अपने काम से काम रखोगी। वली ने दो टोक फैसला सुनाया। मंजूर है। बाहर ने सल्यूट किया। आप दुनिया के बेस्ट शौहर हैं। ये कहकर वो खुशी से घूम गई और अपने कमरे की तरफ भागी ताकि अपनी अम्मी को खुशखबरी सुना सके। उसके दिल की धड़कनें अब बेतरतीब होने लगी थी।
बाहर के इस जुमले अब बेस्ट शोहर ने उसके अंदर सोए हुए जज्बात को छेड़ दिया था। वो इंतज़ार कर रहा था कब वो 18 की और कब ये फासले मीटे। कुछ दिन बाद कॉलेज का पहला दिन था। बाहर तैयार होकर नीचे आई तो वली की सांसें थम गई। हल्के नीले रंग के यूनिफॉर्म में वो क़यामत ढहा रही थी। उसके कंधे पर बिखरे बाल और आंखों में काजल की लकीर वली को अपनी नीयत ख़राब होती महसूस हुई। चलें वली, मैं लेट हो रही हूँ, बाहर ने घड़ी देखते हुए कहा। वली ने उसे सर से पाँव तक देखा। ये दुपट्टा ठीक से लो बाहर, इसे सीने पर फैलाओ। उसका लहजा अचानक सख्त हो गया। बाहर हैरान हुई, मगर उसने खामोशी से दुपट्टा सेट कर लिया। हो गया, अब चलें। गाड़ी में सफ़र के दौरान खामोशी रही। कॉलेज के गेट पर पहुंचकर वली ने गाड़ी रोकी। वहाँ लड़के और लड़कियों का हजूम था। वली ने देखा कि चंद लड़के गाड़ी की तरफ मुतवज्जा थे। उसके जबड़े भींच के। बाहर, मेरी बात याद रखना, सीधा क्लास में जाना और छुट्टी के वक्त गेट के अंदर ही मेरा इंतज़ार करना, वली ने ताकीद की। जी मुझे याद है, बाहर ने मुस्कुराकर कहा और गाड़ी से उतर गई। वली वहीं रुककर उसे अंदर जाते देखता रहा। हवा के झोंके से बाहर का दुपट्टा लहराया तो कई लड़कों की नज़रें उसकी तरफ उठी। वली का खून खोल उठा। उसे शदीद जलन महसूस हुई। ये पहला मौका था जब उसे एहसास हुआ कि उसकी दोस्त अब सिर्फ दोस्त नहीं रही, बल्कि वो एक खूबसूरत औरत बनती जा रही है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ वली सदीकी का हक है। आज वली को शिद्दत से इंतज़ार था कि ये 2 साल भी जल्दी से गुजर जाएं। उसे बाहर को दुनिया की नज़रों से छुपाकर अपनी पनाह में रखना था। वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता रहा और वो दिन आन पहुंचा जिसका वली ने सालों सब्र से इंतज़ार किया था, और जिससे बाहर अब डरती नहीं थी, बल्कि एक अनजानी खुशी महसूस करती थी। कैलेंडर पर सुर्ख दायरा लगा हुआ था, जो चीख चीख कर बता रहा था कि कल बाहर की 18वीं सालगिरह है। बाहर अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे, सामने दीवार पर लगी घड़ी को देख रही थी। रात के 11 बज चुके थे। उसके और वली के कमरे के दरमियान वाला दरवाज़ा हस्बे मामूल खुला था, मगर आज इस खुले दरवाजे से आने वाली हवा में अलग ही पैगाम था। अचानक कदमों की आहट हुई। वली अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसने ऑफिस से वापसी पर कपड़े तब्दील कर लिए थे और अब ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था। वो सीधा चलता हुआ दरमियान वाले दरवाजे से गुजर कर बाहर के कमरे में आया। बाहर का दिल जोर से धड़का। उसने नज़रें झुका ली। जाग रही हो? वली की आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी। वो चलता हुआ उसके बेड के करीब आया और वही नीचे कालीन पर बैठ गया। अब इन दोनों के चेहरे एक ही सतह पर थे। जी, नींद नहीं आ रही थी, वहार ने बामुश्किल जवाब दिया। वली ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिब्बिया निकाली और बाहर के सामने रख दी। ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, खोलकर नहीं देखोगी? बाहर ने लरसते हाथों से डिब्बिया उठाई और खोली। अंदर हीरे की एक बहुत नफीस अंगूठी जगमगा रही थी। बाहर की आंखें हैरत और खुशी से फैल गई। वली, ये तो बहुत महंगी है, तुमसे ज़्यादा नहीं बाहर। वली ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हें याद है ना, 6 साल पहले मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे बड़े होने का, तुम्हारे ज़हनी तौर पर तैयार होने का। बाहर का चेहरा सुर्ख हो गया। जी याद है, कल तुम 18 साल की हो जाओगी, कानूनी और शरई तौर पर एक मुकम्मल औरत। वली ने संजीदगी से कहा। मैंने अपना वादा निभाया बहार। मैंने कभी तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की। हम दोस्त रहे, साथी रहे, मगर मियाँ बीबी वाला रिश्ता भी अधूरा है। वली ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो बहार? क्या तुम दिल से मुझे अपना शौहर मानती हो, या तुम्हें अभी और वक्त चाहिए? अगर तुम कहोगी तो मैं मज़ीद इंतज़ार कर लूँगा। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। बाहर की आंखों में आंसू तैरने लगे। वली की मोहब्बत और इज़्ज़त ने उसे मोम कर दिया था। उसने वली का हाथ मजबूती से थाम लिया। मुझे और वक्त नहीं चाहिए वली, उसने धीमी मगर पुख्ता आवाज़ में कहा। मैंने इन 6 सालों में आपको सिर्फ एक शौहर के रूप में नहीं, बल्कि एक मुहाफ़िज़, एक उस्ताद और एक बेहतरीन दोस्त के रूप में देखा है। मेरा दिल आपकी मोहब्बत का गवाह है। मैं तैयार हूँ वली। वली के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट बिखरी जिसने बाहर की दुनिया रोशन कर दी। उसने बाहर के हाथ पर बोसा दिया। शुक्रिया बहार, तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया। सालगिरह मुबारक हो मेरी बहार।
वली ने सरगोशी की। खैर मुबारक। वो शर्मा गई। वली खड़ा हो गया। अब सो जाओ, कल का दिन बहुत मसरूफ़ गुजरने वाला है। हम सब ने तुम्हारे लिए एक छोटी सी तकरीब रखी। उसके बाद वो मायने खेज अंदाज में रुका। और उसके बाद हमारी असल ज़िंदगी की शुरुआत होगी। बाहर ने इस बात में सर हिलाया। वली उसे एक आखिरी मोहब्बत भरी नज़र डालता हुआ अपने कमरे में वापस चला गया। मगर इस बार उसने दरमियान वाला दरवाज़ा बंद नहीं किया, बल्कि उसे पूरा खोल दिया। इस बात का इशारा था कि अब उनके दरमियान कोई रुकावट, कोई पर्दा नहीं रहा। बाहर अंगूठी को सीने से लगाए लेट गई। कल की सुबह उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होने वाली थी। वो बचपन का खौफ अब एक खूबसूरत एहसास में बदल चुका था। वो जान गई थी कि वली की मोहब्बत उसका असल ठिकाना है। शाम गहरी हो चुकी थी और सदीकी हाउस कमकमों और फूलों से सजा हुआ था। आज सिर्फ बहार की 18वीं सालगिरह नहीं थी, बल्कि घर वालों की नज़र में ये वली और बहार की रुखसती की तजदीद का दिन भी था। डार्लिंग, रूम में ख़ानदान के करीबी लोग मौजूद थे। बहार ने गहरे सुर्ख रंग का अरूसी जोड़ा पहन रखा था, जिस पर सुनहरा काम किया गया था। वो आज वाकई किसी बहार की तरह खिली हुई और भरपूर लग रही थी। उसकी आंखों में बचपने की जगह अब एक हया और गहराई थी। केक काटने के बाद बड़ों ने ढेरों दुआएं दी और तोहफे पेश किए। वली एक तरफ खड़ा बाजू सीने पर बांधे मुसलसल अपनी बहार को देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक और तड़प थी कि जब बहार की नज़र उससे मिली तो वो शर्मा कर नजरें झुका गई। वो जानती थी कि आज की रात वो रात है जिसका वली ने पूरे 6 साल 2190 दिन इंतज़ार किया था। तकरीब ख़त्म हुई और मेहमान रुखसत हुए। घर में खामोशी छा गई। वली ने बहार का हाथ थामा। इस बार वो उसे उसके गुलाबी कमरे की तरफ नहीं, बल्कि अपने कमरे की तरफ लेकर गया। वो कमरा जो 6 साल पहले उनकी शादी की पहली रात गवाह बना था और जहाँ से वली ने उसे वापस भेज दिया था। आज इसी कमरे का दरवाज़ा बहार के लिए हमेशा के लिए खुल रहा था। कमरे में दाखिल होते ही बहार पर गुलाब और मोतिये की खुशबू हमला अवर हुई। वली ने दरवाज़ा बंद कर कुंडी चढ़ा दी। इस आवाज़ पर बहार का दिल धक से रह गया। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, नजरें कालीन पर जमी थी। वली आहिस्ता कदमों से चलता हुआ उसके पीछे आया। बहार को वली की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो उसके जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। बहार, वली ने सरगोशी करते हुए उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे। बहार ने पलटकर वली को देखा। वली की आंखों में बेपनाह मोहब्बत और जज्बात का तूफान उमड़ रहा था। आज तुमने मेरा सब्र आजमा दिया है। वली ने दीवाना वार उसके चेहरे को देखा। तुम जानती हो मैंने इस दिन का ख्वाब कितनी बार देखा है। बाहर कुछ ना बोल सकी, बस उसकी पलकें झुक गई। वली ने नरमी से आगे बढ़कर उसके माथे पर बोझ सा दिया। ये लम्स इतना पुरसकून और अपनायत भरा था कि बाहर की रही सही झिझक कम होने लगी। वली ने आहिस्ता से उसके सर से दुपट्टा हटाया और एक तरफ रख दिया। बाहर के स्याह घने बाल उसके शानों पर बिखर गए। वली का हाथ उसकी गर्दन के नाजुक हिस्से को छू रहा था। उसके लम्स में एक ऐसी आग थी जो बहार को पिघला रही थी। तुम्हें याद है बहार? वली ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। जब तुम बच्ची थी और तुमने मुझसे बेबी की फरमाइश की थी। बहार का चेहरा शर्म से गुलनाज हो गया। वली प्लीज़, तब मैंने कहा था ना कि पहले मुझे अपना हक जताने दो। वली की आवाज़ भारी हो रही थी। उसके मज़ीद करीब हो गया, यहाँ तक कि दोनों के दरमियान हवा का गुजर भी मुमकिन ना रहा। आज वो हक जताने का वक्त आ गया मेरी जान। आज मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई दूरी, कोई पर्दा, कोई लिहाज हायल नहीं होगा। वाली ने झुककर उसके कान की लू को अपने लबों से छुआ तो बहार ने बेख्तियार वली के बाजुओं को थाम दिया। उसकी टांगें कांप रही थी। वली ने उसे सहारा दिया और अपनी मजबूत बाहों के हसार में ले लिया। मैं तैयार हूँ वली, बहार ने मध्यम आवाज में कहा, जैसे ये अपनी जात की सपुर्दगी का ऐलान हो। वली ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। बहार ने डर कर अपने बाजू वली की गर्दन में हमाल कर दिए। वली उसे लेकर फूलों से सजे बेड की तरफ बढ़ा और उसे फूलों की पत्तियों पर लेटा दिया। वली उसके ऊपर झुका। उसकी निगाहें बहार के चेहरे के एक एक नक्श को चूम रही थी। उसने बहार के गले का हार उतारा, फिर कानों के बुंदे हर जेवर के उतरने के साथ वली का कुर्ब
بڑھتا جا رہا تھا۔ تم زیور کے بنا زیادہ حسین ہو، ولی نے کہا اور اپنے لب اس کے لرزتے لبوں سے ملا دیے۔ ایک طویل اور جذباتی لمحہ تھا جس میں سالوں کی پیاس تھی۔ بہار نے آنکھیں بند کر لی اور خود کو ولی کے حوالے کر دیا۔ ولی کے ہاتھوں نے جب اس کے جسم کو چھوا تو اسے محسوس ہوا وہ واقعی ولی کی ملکیت ہے۔ وہ لمس جو پہلے صرف دلاسے کے لیے ہوتا تھا اب طلب اور جنون میں بدل چکا تھا۔ کمرے کی روشنیاں مدھم تھی، صرف بیڈ سائڈ لیمپ کی سنہری روشنی ان دونوں کے وجود کو روشن کر رہی تھی۔ ولی نے بہار کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہی سینہ جہاں سر رکھ کر رونے کی وہ کبھی ضد کرتی تھی، آج وہی ایک عورت بن کر موجود تھی۔ ولی، بہار نے مدہوشی میں اسے پکارا۔ جانے ولی۔ ولی نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے جواب دیا۔ آج مت روکو بہار، آج مجھے اپنی محبت مکمل کرنے دو۔ اور پھر اس رات کمرے کی دیواروں نے دو محبت کرنے والوں کو ایک ہوتے دیکھا۔ فاصلے مٹ گئے، سانسیں ایک ہو گئی اور دو جسم ایک روح میں ڈل گئے۔ ولی نے اپنے وعدے کے لاج رکھی تھی اور قدرت نے صبر کا بہترین پھل دیا تھا۔ بہار اب ایک بچی نہیں تھی، وہ ولی کی مکمل بیوی تھی، اس کی شریک حیات اور اس کے بچوں کی ہونے والی ماں۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹنے تک وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں قید رہے، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ ان کی کہانی کہ جو ایک معصوم بچی کی نادانی سے شروع ہوئی تھی، ایک پختہ اور خوبصورت رشتے کی معراج پر پہنچ کر امر ہو گئی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔